हेलो हेलो हेलो, कैसे हो बच्चा पार्टी। अभी हम लोग करने वाले हैं आज पीपीएम का लास्ट चैप्टर, लास्ट वन शॉट। नाम है मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले बताओ आप लोग कहां हो, आप लोग दिख क्यों नहीं रहे हो भैया। सबको बुलाओ, आज लास्ट वन शॉट होने वाला है। पीपीएम आज वन शॉट खत्म हो जाने वाला है और कल 14 अप्रैल, ध्यान ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, 14 अप्रैल 7 बजे शाम को, 14 अप्रैल 7 बजे शाम को फुल सिलेबस मैराथन होने वाला है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का 14 अप्रैल 7 बजे शाम को फुल सिलेबस मैराथन होने वाला है, जहां पे हम लोग ट्राई करेंगे कि 2 से 3 घंटा में आपको बहुत जल्दी पीपीएम पूरा का पूरा रिवाइज करवा दे। बहुत जल्दी से जल्दी आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पूरा का पूरा रिवाइज करवा दे। लेकिन भैया वन शॉट करके आना पड़ेगा। वन शॉट नहीं करके आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी में करने वाले हैं ये चीज। क्लियर है। और अगर वन शॉट करके आओगे तो भैया हर कुछ 100% समझ में आएगा और तुम्हारा एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा। क्लियर है। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। सुनो ध्यान से, आज करने वाले हैं मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चैप्टर 15 मार्क्स का आएगा और ये चैप्टर बहुत इजी है। 15 से 20 मार्क्स का ये चैप्टर भी आ सकता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इजी है, आराम से आप टैकल कर लोगे। अब जरा ध्यान दो, सबसे पहले बताओ कि रेडी किया जाए या नहीं, क्लास को रेडी किया जाए या नहीं बताओ। लिंक शेयर करो, लिंक शेयर करो। लाइक टारगेट है 300, फटाफट से लाइक टारगेट को कंप्लीट करो और लिंक शेयर करो अपने दोस्तों में, हर एक ग्रुप में, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक को भैया शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो। आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप इस मेहनत को थोड़ा सा इज्जत दो यार। क्लियर है। और आ जाओ, शुरू करते हैं। आप बताओ रेडी करें या नहीं, आप बताओ रेडी हो या नहीं, रेडी और नॉट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चैट बॉक्स में हर कोई बताओ कि क्या क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्या क्लास को शुरू किया जाए। बताइए 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 जी, बताइए बताइए बताइए। यस सर, यस सर, यस सर, शुरू किया जाए, शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन किसे बोलते हैं। कोई एक पर्सन, कोई एक इंसान जिसमें जिसमें मोटिवेट करने की शक्ति हो, जो आपको मोटिवेट कर सके, जिसके वजह से आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, उसे ही तो बोलते हैं मोटिवेशन। कोई एक इंसान के पास अगर शक्ति रहे जो आपको मोटिवेट कर सके, जिसके वजह से आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, उसे बोलते हैं मोटिवेशन। सिंपल सा बात है। तो यहां पे आप पढ़िए ध्यान से, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल। मोटिवेशन मतलब क्या है कि लोगों को समझाना, लोगों को बुझाना, लोगों का ब्रेन वॉश करना कि वो अपने गोल्स को अचीव कर ले, वो अपने गोल्स को अचीव कर ले, वो समझ जाए। सिंपल सा बात है। लोगों को मेंटर करना, लोगों को मेंटरशिप देना। क्लियर है। तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल, लोगों को अपने वश में करना। सिंपल सा बात है। क्यों? कुछ अच्छे कॉज के लिए, जिससे वो आदमी को आप समझाओगे, बुझाओगे ना, उससे वो आदमी क्या करेगा, वो आदमी अपने गोल्स को अचीव करेगा। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। जैसे मैं आपको मोटिवेट करूंगा, उसके वजह से अगर आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे तो उसे ही बोलेंगे मोटिवेशन। मैं अगर आपको मोटिवेट कर रहा हूं ना, मैं अगर आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, या मैं अगर आपको कुछ स्ट्रैटेजी बना के दे रहा हूं, अगर वो स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो कर लिया और वो स्ट्रैटेजी की वजह से आपने अपना गोल्स अचीव कर लिया, तो उसे ही बोलेंगे मोटिवेशन। क्या समझे? उसे ही बोलेंगे मोटिवेशन। तो ये एक साइकोलॉजिकल फोर्स है, ये एक साइकोलॉजिकल फोर्स है। जैसे सिंपल सा बात मान लो ना, अगर तुमको कोई पढ़ने बोल देगा तो तुम नहीं पढ़ोगे, लेकिन आज ही अगर कोई बोल देगा कि पीपीएम में जो कोई भी टॉप किया उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने लगेंगे। ये लालच में
कि भैया ये मोटिवेशन में कि भैया इसको टॉप करेंगे ना, ये सब्जेक्ट को टॉप करेंगे ना तो 1 लाख रुपए मिलेगा। पीपीएम को अगर टॉप करेंगे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट को अगर टॉप करेंगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा। तो पैसा इज ऑल्सो ए मोटिवेशन। सिंपल सा बात है। तो इट इज अ साइकोलॉजिकल फोर्स विच पीपल अर्न ओनली व्हेन देयर नीड्स आर फुलफिल्ड। सिंपल सा बात है। तो आप मोटिवेशन के बारे में 2 लाइन लिख नहीं सकते हो, 2 मार्क्स के लिए 4 लाइन लिख नहीं सकते हो। अपनी कॉपी में अपने हैंडराइटिंग से लिखोगे तो 4 लाइन, 2 मार्क्स के लिए आया तो आराम से लिख देना। और इसके बाद लिखा हुआ है द फेमस साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मॉस्लो। अब्राहम मॉस्लो ने क्रोनोलॉजिकली ह्यूमन नीड्स को ना क्लासिफाई किया है। मतलब कि सीक्वेंस वाइज में ह्यूमन नीड्स को क्लासिफाई किया है। अब्राहम मॉस्लो ने बोला है कि सबसे पहले हम लोग को फिजियोलॉजिकल नीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके बाद सोशल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, उसके बाद एस्टीम नीड्स, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये सब आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ मोटिवेशन का मतलब समझाना है, वो भी अपने वर्ड में। वो भी क्या? अपने वर्ड में भैया, अपने वर्ड में। क्लियर है? चलिए, तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish desired goals. It is a psychological force which people earn only when needs are fulfilled. इतना लिख देना आराम से। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ कुछ महान महान लोगों के बारे में बात करते हैं। जैसे WG स्कॉट सेम बात बोले हैं कि मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish desired goals। और कुंस्ट एंड ओ डोनेल, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो हर एक डेफिनेशन में आते हैं। कुंस्ट एंड ओ डोनेल क्या बोले हैं? टू मोटिवेट इज टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन ए डिजायर्ड मैनर। कुंस्ट एंड ओ डोनेल ने बोला है कि मोटिवेट करने के लिए पीपल लोगों को एक अच्छे मैनर में, डिजायर्ड मैनर में एक्ट करना पड़ेगा। सिंपल सा बात। क्लियर है? ओके, तो आइए, अब मोटिवेशन का मतलब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 2 मार्क्स के लिए आप आराम से लिख दोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 2 मार्क्स के लिए आप मोटिवेशन का मतलब प्यारे प्यारे बच्चों आराम से लिख दोगे। मोटिवेशन मतलब वही जो आपको संदीप महेश्वरी का वीडियो से मिलता है। संदीप महेश्वरी का वीडियो आप देखते हो और मोटिवेट हो जाते हो, हाँ अब पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। क्लियर है? उसी को बोलते हैं मोटिवेशन। चलिए आगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। क्या? फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। अगर फीचर्स ऑफ मोटिवेशन क्वेश्चन में पूछा तो सबसे पहले लिख दीजिएगा कि मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है दोस्तों। मोटिवेशन अपने मन से आता है, मोटिवेशन अपने नीड से आता है, डिजायर से आता है, अर्जेस से आता है। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे तब तक आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता, ना मम्मी, ना पापा, ना कोई भी। आपका चाह के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले आप खुद चाहोगे तभी मोटिवेट हो पाओगे एक इंसान से, वरना नहीं। वरना मैं कितना भी कोशिश कर लूं आपको पढ़ाने का, आपको मोटिवेट करने का, आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे। तो सबसे पहला फीचर क्या है? मोटिवेशन इज ए इंटरनल फीलिंग। आपका अंदर का फीलिंग है मोटिवेशन। आपके नीड्स, आपके डिजायर, आपके अर्जेस डिसाइड करते हैं कि मोटिवेशन। जैसे अगर मैं आपके लिए एग्जामिनेशन का स्ट्रैटेजी बनाया, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप मोटिवेटेड नहीं हो। सिंपल सा बात है। आपके दिल में ये चाह नहीं है कि, सिंपल सा बात है, कि मैं पीपीएम का एग्जाम में ये कुछ पास करूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। आपके मन से आना चाहिए, आपके नीड्स, डिजायर और अर्जेस पे डिपेंड करता है मोटिवेशन। एक इंडिविजुअल के अंदर के मन पे मतलब कि डिपेंड करता है मोटिवेशन। क्लियर? इसके बाद गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है। इसका मतलब क्या हुआ? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर मतलब मोटिवेशन से आप किसी को अगर मोटिवेट करते हो ना, तो जो लोग रहते हैं ना, आसपास के जो लोग रहते हैं, वो अपने गोल के लिए काम करने लगते हैं। आप मान लो एक इंसान को मोटिवेट कर दिए। सुनिए 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 सुनिए, आप मान लो आपके एरिया में रहता है मिस्टर ए। आप मिस्टर ए को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर दिए, तो वो क्या करेगा? वो अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचेगा। अभी जो इंसान बहुत नकारात्मक सोचता है, जो जो इंसान बहुत नेगेटिव सोचता है, उनको अगर आप मोटिवेट कर दोगे ना, तो वो अपने आप पर भरोसा दिखाता है और कुछ करने के बारे में सोचता है। क्लियर है?
तो मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर। तो गोल ओरिएंटेड मतलब कि बिहेवियर का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन इंक्लूड्स पीपल टू बिहेव इन सच ए वे सो दे मतलब कि सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल। इसके बाद आगे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन जो है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक दिन दो दिन का मोटिवेशन नहीं होता है। मोटिवेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। मोटिवेशन कभी भी एक दिन दो दिन का नहीं रहता है मेरे दोस्त, मोटिवेशन हमेशा चलता रहता है। अगर एक दिन दो दिन का मोटिवेशन रहा तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। एक नीड्स आपका अगर सेटिस्फाई हो जाए तो दूसरा नीड्स के लिए भागो, अगर दूसरा नीड सेटिस्फाई हो जाए तो तीसरा नीड्स के लिए भागो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, तो सबसे पहले जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, मेरा एम था पहले 500, मेरा एम था पहले 500 सब्सक्राइबर का। उसके बाद मेरा एम था 1K सब्सक्राइबर का, वो एकम्प्लिश हो गया तो एम हो गया 2K सब्सक्राइबर का, वो एकम्प्लिश हो गया तो मेरा एम हो गया 5K सब्सक्राइबर का, और वो जब कंप्लीट हो गया तब मेरा एम हो गया 10K सब्सक्राइबर का। तो इसी तरह से मोटिवेशन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको अपना मोटिवेशन आगे आगे करके मतलब कि बढ़ाना पड़ेगा। एक नीड से अगर आप संतुष्ट रह जाओगे फिर वैसा नहीं होगा, सिंपल सा बात है। एक कोई ख्वाहिश पूरी हो गई, इसके बाद और कोई ख्वाहिश देखना ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो आप। हमेशा ऊंचे रास्ते में जाने के बारे में सोचो। एक चीज को अचीव कर लो, इसके बाद नेक्स्ट क्या आप अचीव कर सकते हो उसके बारे में जाने के बारे में सोचो। सिंपल सा बात है। तो यहां पे यही बोला गया है कि मोटिवेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो एक क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमेशा जो है आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करना पड़ता है और अपने नीड्स को फुलफिल करना पड़ता है। और नीड्स जब फुलफिल होगा उसी को तो बोलते हैं मोटिवेशन। आप अपना नीड्स को जब फुलफिल करोगे, आप अपना टारगेट्स को जब फुलफिल करोगे, तभी तो आप इंटरनली मोटिवेटेड हो पाओगे कि हाँ मेरे से ये हो गया, हमने किया, वो डोरा वाला हमने किया, हमने किया वो वाला। क्लियर है? इसके बाद वाला पॉइंट देखिए, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मोटिवेशन ना दोनों ही हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर किसी का बॉस बोला कि भैया आप एक महीना बहुत अच्छा से काम करो, आपको प्रमोशन दिलवा देंगे, तो ये क्या है? पॉजिटिव मोटिवेशन। आपको इंक्रीमेंट दिलवा देंगे, ये क्या है? पॉजिटिव। आपको बोनस दिलवा देंगे, ये क्या है? पॉजिटिव मोटिवेशन। एक महीना बस अच्छे से काम करो, आपको प्रमोशन दिलवा देंगे, इंक्रीमेंट दिलवा देंगे, बोनस दिलवा देंगे, इंसेंटिव दिलवा देंगे, ये क्या है? पॉजिटिव मोटिवेशन। अगर एम्प्लॉयज को बहुत अच्छा से पॉजिटिवली ट्रीट किया जा रहा है, उसको इंक्रीमेंट देने की बात की जा रही है, उसको प्रमोशन देने की बात की जा रही है, उनको बोनस देने की बात की जा रही है, तो वो क्या है? पॉजिटिव मोटिवेशन। फिर नेगेटिव किसको बोलेंगे? नेगेटिव मतलब है कि सही से काम कर वरना नौकरी से निकाल दूंगा, सही से काम कर वरना डिमोशन कर दूंगा तेरा। अगर धमकी देते हैं वैसा, तो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जो है ना, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, सिंपल सा बात है। क्लियर है? इसके बाद देखिए, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टफ प्रोसेस है। डिफरेंट पीपल्स नीड, एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर्स आर डिफरेंट। हर पीपल को मोटिवेट होने का तरीका अलग अलग है, हर पीपल का मोटिवेट होने का तरीका अलग अलग है। कोई एक इंसान पैसा देख के मोटिवेट होता है, कोई एक इंसान लड़की देख के मोटिवेट होता है, कोई एक इंसान लड़का देख के मोटिवेट होता है। तो हर एक इंसान ना अलग अलग तरीके से मोटिवेट होता है, सिंपल सा बात है। कोई एक इंसान बुक्स देख के मोटिवेट होता है, कोई एक इंसान कोई एक मतलब कि पैशनेबल मतलब कि सोच देख के मोटिवेट होता है। तो हर एक इंसान का मोटिवेशन होने का मतलब कि टेक्निक अलग अलग होता है। ओके, तो मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सिंपल सा बात है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मोटिवेशन। आइए अब इसका इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। मोटिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? मोटिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये करेंगे। सबसे पहला, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। मोटिवेशन से क्या होता है कि आप ह्यूमन रिसोर्सेस जो है उसका बेस्ट यूटिलाइज कर पाते हो। आपके पास 20 स्टाफ है, मान लीजिए आप एक ऑफिस बना रहे हो और आपके पास 20 स्टाफ है और उस 20 के 20 स्टाफ को आप बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रहे हो, तो आप ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइज ही कर रहे हो ना। उसको मोटिवेटेड रख पा रहे हो, उसको कभी
उसको कभी मतलब कि डीमोटिवेट नहीं होने दे रहे हो, सिंपल सा बात है। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? मोटिवेशन इंश्योर्स बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बिकॉज द मोटिवेटेड एम्प्लॉइज फील इंकरेजमेंट एंड एंथुजियाज्म टू डू वर्क विद देयर बेस्ट एफर्ट। अगर आप इनकरेज करोगे, आप अपने स्टाफ को, आप अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करोगे, हाँ भाई, हाँ भाई तू कर सकता है, तुझसे हो सकता है, तो वो क्या इनकरेज फील करेगा और वो एनर्जी के साथ काम करेगा आपके लिए, वो एनर्जी के साथ काम करेगा आपके लिए। तो हर इंसान को मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि वो आपके लिए कुछ ना कुछ परफॉर्म करके जाए, सिंपल सा बात है। सेकेंड इंपॉर्टेंस, ऑप्टिमम यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोटिवेशन ये भी इंश्योर कराता है कि आप जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हो ना, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल जो आप यूज कर रहे हो, लैंड, लेबर और कैपिटल जो आप यूज कर रहे हो, वो बेटर से बेटर तरीके से, अच्छे से अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज करो, सिंपल सा बात है। तो मोटिवेटेड इंप्लॉइज हमेशा ट्राई करते हैं कि ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसको बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज करो, ठीक है। तो एक मोटिवेटेड इंप्लॉइज बहुत कम से कम वेस्टेज करते हैं, बहुत कम से कम खर्चे करवाते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। हाई मोटिवेशन जिसके पास रहता है, हाईली मोटिवेटेड इंप्लॉइज के पास हमेशा जॉब सेटिस्फैक्शन रहता है। हाईली मोटिवेटेड इंप्लॉइज जो रहते हैं उनके पास हमेशा जॉब सेटिस्फैक्शन रहता है, उनको मालिक कभी भी जॉब से नहीं निकाल सकता, और इस वजह से वो एब्सेंट नहीं होते हैं, इस वजह से वो ड्यूटीफुल बन जाते हैं, इस वजह से वो कमिटेड बन जाते हैं, रेगुलरली जाते हैं ऑफिस में, रेगुलरली काम करते हैं, रेगुलरली जाते हैं ऑफिस में, रेगुलरली काम करते हैं, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड रिलेशन, एक मिनट, सागर, सागर, स्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड रिलेशन। मोटिवेशन क्रिएट टीम स्पिरिट अमॉन्ग द वर्कर्स। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन टीम स्पिरिट क्रिएट करता है अपने वर्कर्स, ओके। सो इट रिड्यूसेस लेबर अनरेस्ट एंड क्रिएट्स बेटर रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। तो मोटिवेशन जो है वो टीम स्पिरिट क्रिएट करता है, और इससे क्या होता है? इससे बेटर यूटिलाइजेशन होता है, बेटर गुड रिलेशन बनता है लेबर्स के बीच में, क्लियर है। इसके बाद आगे, बेसिस ऑफ कोऑपरेशन, बेसिस ऑफ कोऑपरेशन। एज मोटिवेशन induces the worker to do the work collectively, it develops cooperative attitude among them, it increases both quality and quantity of production। मोटिवेशन की वजह से सारे के सारे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव तरीके से काम कर पाते हैं, कोऑपरेशन के साथ काम कर पाते हैं, एक साथ होकर काम कर पाते हैं, ठीक है, एक साथ होकर काम कर पाते हैं। वो लोग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ही ख्याल रखते हैं, सिंपल सा बात है। मोटिवेशन की वजह से वो लोग कोऑपरेटिव मतलब के तरीके से भी काम करेंगे, वो लोग एक साथ होके काम करेंगे, ओके। आगे, इंक्रीज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी, इंक्रीज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि एक मोटिवेशन की वजह से सबका एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। मोटिवेशन की वजह से क्या होता है? एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है, किसका? एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है, एम्प्लॉयज का काम करने का स्पीड भी बढ़ जाता है, वो 6G के स्पीड में काम करने लगता है, एम्प्लॉयज लोग बहुत हाई स्पीड में काम करने लगता है, ठीक है। मोटिवेशन में वो शक्ति है कि आपका एफिशिएंसी वो बढ़ा देगा, आप जिस रफ्तार में काम करते थे उससे 10 गुना ज्यादा रफ्तार में काम करने लगेगा, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद ये आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड्स लाता है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन भर दिया गया तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड्स लाता है। द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन द एम्प्लॉइज हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन हेल्प टू बिल्ड a positive attitudes among the employees towards the organization towards through suitable rewards and praise for a good work। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है, सिंपल सा बात है। इसके बाद रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म मतलब क्या होता है? मोटिवेशन की वजह से लोग एब्सेंट करना रिड्यूस कर देते हैं।
एम्प्लॉइज एब्सेंट करना रिड्यूस कर देते हैं और रेगुलरली प्रेजेंट होते हैं। रेगुलरली वो प्रेजेंट होना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एब्सेंट करना क्या रिड्यूस कर देते हैं। चलिए आगे, अभी आगे 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 आगे। तो ये सब सारा था इंपॉर्टेंस। प्लीज आप एक एक करके इंपॉर्टेंस बताइए जल्दी जल्दी। प्लीज आपका ये ड्यूटी है कि आप एक एक करके इंपॉर्टेंस हमको बताएंगे। चैट बॉक्स में लिख लिख के बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ओके, एक एक करके मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस बताते जाओ भाई। अब कब याद करोगे? चैट बॉक्स में लर्न करो जल्दी। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। आई होप आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट अगर हर कोई करेगा तभी आप लोग अच्छा मार्क्स ला पाओगे ना। मजाक नहीं चल रहा है अभी, ठीक है? एग्जाम्स आ गया है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ अभी। अब नहीं होगे तो अब कब होगे? अभी अगर नहीं होगा तो प्लीज आप नेक्स्ट ईयर सीरियस हो जाना, प्लीज जाओ। अभी सीरियस होना पड़ेगा कोई भी हालत में। तो पार्टिसिपेट हर जन को करना है। ओके, पार्टिसिपेट हर जन को करना है। तुम लोग मेरे भाई बहन लगते हो इसीलिए मैं तुमको समझा रहा हूं अच्छे से। स्टूडेंट लगते हो इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं अच्छे से। पार्टिसिपेट कर लो, फिर ही तुम आगे बढ़ोगे। चलो आ जाओ। अब हम लोग मॉस्लोस थियरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ेंगे। ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, सिंपल सा बात है। इसमें क्या होता है कि अब्राहम एच मॉस्लो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहते हैं। वो ना 5 नीड्स, वो 5 ह्यूमन नीड्स बताते हैं हम लोग को कि ह्यूमन नीड्स किस तरह से आगे बढ़ता है। यानी एक नीड सेटिस्फाई होने के बाद दूसरा नीड्स, दूसरे नीड सेटिस्फाई होने के बाद तीसरा, फिर तीसरा को सेटिस्फाई होने के बाद चौथा। तो पांचों के पांचों नीड्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन के कौन से वो 5 नीड्स हैं अब्राहम एच मोस्लो के हिसाब से, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? ये नीड्स सीक्वेंस ऑर्डर में है, यानी कि सबसे पहले कौन सा नीड्स ह्यूमन का रहता है, उसके बाद कौन सा नीड्स वो अचीव करना चाहता है, इसके बाद कौन सा नीड्स वो अचीव करना चाहता है, इसके बाद कौन सा नीड्स वो अचीव करना चाहता है। सिंपल सा बात है। और ये नीड्स पीपल्स के बिहेवियर पर है, ठीक है? ये नीड्स जो है ये पीपल्स के बिहेवियर पर है। सिंपल सा बात है। आपको मॉस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स दिया गया, तो आप यहां से यहां तक पहले लिख देना, यहां से यहां तक पहले लिख देना। इसके बाद आप यहां से स्टार्ट करना। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए फिजियोलॉजिकल नीड्स। एक इंसान को, एक ह्यूमन को सबसे पहले जरूरत पड़ता है फिजियोलॉजिकल नीड्स का, यानी रोटी कपड़ा मकान। क्या? रोटी कपड़ा मकान। सबसे पहले आपको कौन सा नीड्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ सबसे पहले आपका कौन सा नीड्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। आप अगर ह्यूमन हो, आपके पास अगर अभी तक कुछ नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या बेसिक नीड्स को मतलब कि मांगोगे? क्या फ्रिज मांगोगे? क्या पंखा मांगोगे? नहीं, नेसेसिटीज मांगेंगे। रोटी कपड़ा मकान, फूड, ड्रेस, शेल्टर, वाटर, एयर, ये सब मांगेंगे। तो सबसे पहला आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्या आता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब बेसिक नीड्स फॉर मतलब सर्वाइवल। बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल। दीज नीड्स विच आर फिल्ड बाय पीपल फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स। सिंपल। जैसे फूड हो गया, ड्रेस हो गया, शेल्टर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। ओके, और इसको सर्वाइवल नीड्स भी बोलते हैं, इसको बेसिक नीड्स भी बोलते हैं। सबसे पहले एक इंसान को यही नीड्स चाहिए। सबसे पहले एक इंसान को फिजियोलॉजिकल नीड्स ही चाहिए। आफ्टर सेटिस्फाइंग फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो जाने के बाद इंसान डिमांड करता है कि भाई हमें सेफ्टी नीड्स भी चाहिए, हमें सेफ्टी नीड्स भी चाहिए। अगर कल को हमारे साथ ये हादसा हो गया तो आप क्या हमें सेफ करोगे? आप क्या हमें सब सेफ्टी दोगे? ऑर्गेनाइजेशन को एक इंसान बोलता है कि अगर कल को हमारे साथ ये हादसा हो गया तो आप कैसे हमें सेफ्टी प्रोवाइड करोगे, ये बताओ। तो सबसे पहले तो चाहिए फिजियोलॉजिकल नीड्स। सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? फिजियोलॉजिकल नीड्स। रोटी कपड़ा मकान।
और वो सेटिस्फाई हो जाने के बाद हम लोगों को चाहिए सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स यानी कि क्या? सेफ्टी नीड्स यानी कि हम लोग को चाहिए जॉब सिक्योरिटी, हम लोग को चाहिए पेंशन, ग्रेचुइटी, इंश्योरेंस, हाउसिंग। यानी कि कल को हमारे साथ अगर कुछ हो गया तो आप क्या सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हो हमको, कौन सा सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हो हमको, उसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी नीड्स। क्लियर है? और अगर सेफ्टी नीड्स आपका पूरा हो गया, जब आपका सेफ्टी नीड्स भी पूरा हो गया भैया, साइकोलॉजिकल मतलब कि फिजियोलॉजिकल नीड्स भी पूरा हो गया और सेफ्टी नीड्स भी पूरा हो गया, इसके बाद एक इंसान को चाहिए सोशल नीड्स। इसके बाद एक इंसान सोचता है मेरा दोस्त रहना चाहिए, मेरा फ्रेंड्स रहना चाहिए, मुझे लव चाहिए, मुझे अफेक्शन चाहिए, मुझे फ्रेंडशिप चाहिए। इसके बाद इंसान सोशलाइज होना चाहता है थोड़ा, इसके बाद इंसान थोड़ा दोस्ती बनाना चाहता है, विल यू बी माई फ्रेंड। इसके बाद इंसान बाबू सोना करना चाहता है, तो बोलते हैं सोशल नीड्स। क्लियर है? मेन जो है ये सोशल ह्यूमन बींग्स है ही, मतलब ये एक आइसोलेशन में नहीं रहना चाहता है। एक मेन ना आइसोलेशन में नहीं रहना चाहता है, मेन हो या वुमेन हो, कोई भी हो, सिंपल सा बात है। यहां पे मेन लिखा गया है लेकिन वुमेन का भी बात किया गया है। तो अगर आपका सेफ्टी नीड्स सेटिस्फाई हो गया, इसके बाद सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करते हो आप। इसके बाद आप फ्रेंड्स बनाते हो, लव खोजते हो, अफेक्शन खोजते हो, बाबू सोना को खोजते हो। क्लियर है? और अगर सोशल नीड्स, जब भी आपका सोशल नीड्स पूरा हो गया, इसीलिए आप कहां पे जाते हो, मतलब कि सोशल नीड्स को पूरा करने कहां पे जाते हो? क्लब्स में जाते हो, फ्रेंड्स एसोसिएशन बनाते हो, फैमिली बनाते हो, रिलेटिव्स बनाते हो। सिंपल सा बात है, सबसे घुलते मिलते हो, क्योंकि आपको सोशलाइज होना है, आपको आइसोलेशन में नहीं रहना। सिंपल सा बात है, आपको सोशलाइज होना है। ओके, तो अगर आपका सोशल नीड्स भी सेटिस्फाई हो गया मान लो, तो अब आपका नेक्स्ट नीड आता है एस्टीम नीड्स। अब फोर्थ स्टेज में आप बोलते हो कि भैया अब हमें ईगो आ गया है, अब हमें एक ईगो आ गया है, अब हमें सबको सेल्फ रिस्पेक्ट से मतलब कि बुलाना पड़ेगा। अब ये वाला स्टेज में आप बोलते हो ना, आप ये वाला स्टेज में चाहते हो कि सब आपको सेल्फ रिस्पेक्ट तरीके से बोले आए। आप अगर सर हो तो आपको सब सर बुलाए, आप अगर मैडम हो तो आपको सब मैडम बुलाए, आप ये चाहते हो। सिंपल सा बात है। आप अगर डॉक्टर हो तो आपको सब डॉक्टर बुलाए, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट हो आपका, आपका पर्सनल क्वालिफिकेशन का इज्जत किया जाए। ठीक है? एस्टीम नीड्स मतलब क्या होता है? एस्टीम नीड्स मतलब ईगो नीड्स। जब आपका सोशल नीड्स पूरा हो जाता है, उसके बाद अब्राहम एच मास्लो के हिसाब से आता है एस्टीम नीड्स। यानी कि अब पीपल सोचता है कि अब मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, अब मुझे चाहिए इज्जत, अब मुझे चाहिए इज्जत। सिंपल सा बात है। अब मुझे चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीलिंग, पर्सनल क्वालिफिकेशन, रिकॉग्निशन चाहिए उनको अभी। क्लियर है? एस्टीम नीड्स भी पूरा हो जाता है, एस्टीम नीड्स भी पूरा हो जाता है, उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसके बाद सबसे लास्ट वाला नीड्स आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में क्या होता है? देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में इंसान सोचता है कि अब मैं सिर्फ डेवलपमेंट करूंगा, अब मैं खुद को कैसे डेवलप कर सकता हूं, अब मैं खुद को कैसे डेवलप कर सकता हूं। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स रेफर्स टू द डिजायर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल टैलेंट। यानी अपने बारे में मैं सोच रहा हूं कि खुद को मैं कैसे डेवलप करूं। क्लियर है? ओके, आ जाओ। अभी हेजबर्ग थियरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, जरा सुन लो ध्यान से। हेजबर्ग थियरी ऑफ मोटिवेशन, हेजबर्ग थियरी ऑफ मोटिवेशन ये टू फैक्टर थियरी है। टू फैक्टर थियरी है जिसको लाया गया था फ्रेडरिक हेजबर्ग इन 1950। हेजबर्ग थियरी को फ्रेडरिक हेजबर्ग ने लाया था 1950 में। हेजबर्ग थियरी ऑफ मोटिवेशन, ये एक मोटिवेशन पर थियरी दिए थे फ्रेडरिक, मतलब कि फ्रेडरिक हेजबर्ग जो थे ना, मोटिवेशन पर थियरी दिए थे, टू फैक्टर मोटिवेशन पर थियरी दिए थे। सिंपल सा बात है, एक एक सुन लो। ये दो चीज बोले थे, ये दो चीज बोले थे। सबसे पहला चीज बोले थे हाइजीन फैक्टर, दूसरा चीज बोले थे मोटिवेशनल फैक्टर। ये बोले थे हाइजीन फैक्टर का मतलब हो गया डिससैटिस्फायर,
सेटिस्फायर, और मोटिवेशनल फैक्टर का मतलब हो गया सेटिस्फायर। मतलब इन्होंने ये बोला था कि हम हाइजीन फैक्टर उसको बोलेंगे, हाइजीन फैक्टर का मतलब हो गया दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द वर्क एनवायरनमेंट एंड इंक्लूड सच एज सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस, कंपनी पॉलिसीज एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जब ये हाइजीन फैक्टर इनएडिक्वेट रहता है, जब ये सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन उतना नहीं रहता है जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एम्प्लॉइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको ज्यादा सैलरी मिले, एम्प्लॉइज यहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको बेहतर से बेहतर, बेटर से बेटर वर्किंग कंडीशन मिले, एम्प्लॉइज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी का जो पॉलिसी है वो ठीक ठाक से रहे, हमारे फेवर में रहे। लेकिन एम्प्लॉइज को जब वो सब चीज नहीं मिल पाता है तो एम्प्लॉइज हो जाते हैं डिससैटिस्फाइड, डिमोटिवेट, इसीलिए इसको बोला गया है हाइजीन फैक्टर। तो हेजबर्ग थियरी में ना टू फैक्टर्स दिया हुआ है, एक दिया हुआ है हाइजीन फैक्टर, एक दिया हुआ है मोटिवेशनल फैक्टर। एक दिया हुआ है हाइजीन फैक्टर, एक दिया हुआ है मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर का मतलब है डिससैटिस्फायर, क्लियर है? जब एक एम्प्लॉय को ठीक तरीके से सैलरी नहीं मिलती है, जब एक एम्प्लॉय को ठीक तरीके से जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है, जब एक एम्प्लॉय को ठीक तरीके से वर्किंग कंडीशन नहीं मिल पाती है, तब वो थोड़ा सा हो जाता है डिससैटिस्फैक्शन, और वो डिससैटिस्फाई होने के वजह से उस एम्प्लॉय को बोले, हम लोग बोलते हैं कि डिससैटिस्फायर, उस एम्प्लॉयज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिससैटिस्फायर्स, क्लियर? अब बात करेंगे मोटिवेशनल फैक्टर्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फायर्स। मोटिवेशनल फैक्टर्स का बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेटिस्फायर्स। आइए, these factors are interesting to the job itself and include aspects such as recognition, achievement, responsibility, advancement, opportunity। बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो अचीवमेंट का सोचते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचते हैं, जो अपने एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेटिस्फायर्स, उसको बोलते हैं सेटिस्फायर्स। बहुत सारे एम्प्लॉयज ये सब जब उनको मिलता है ना तो मोटिवेट हो जाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन में तो भाई ये मिल रहा है हमको, बहुत अच्छा एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है हम लोगों को, बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिल रहा है, बहुत अच्छा जान पहचान मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो एक होता है हाइजीन फैक्टर, एक होता है मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर को हम लोग बोलते हैं डिससैटिस्फायर्स, मोटिवेशनल फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं सेटिस्फायर्स। हाइजीन फैक्टर एक एम्प्लॉय को मतलब कि डिमोटिवेट कर देता है, क्योंकि उसका सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन या कंपनी पॉलिसीज एकदम घटिया रहता है, खराब रहता है। और मोटिवेशनल फैक्टर्स एक एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर देता है, एक एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर देता है बिकॉज वो उसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है, एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट्स प्रोवाइड करता है। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? बताओ क्लियर है जल्दी। चलो अब आगे, आगे देखो, आगे हम लोग देखिए मॉस्लो थियरी एंड हेजबर्ग थियरी के बीच में ना कंपैरिजन करेंगे। डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस, आपको अगर डिफरेंस आया तो आप इस तरीके से ही लिख देना, बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि 10 मार्क्स का डिफरेंस अगर आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से ही लिख देना, ठीक है? सबसे पहले मीनिंग का बारे में बात करते हैं। मॉस्लो थियरी का मीनिंग क्या है और हेजबर्ग थियरी का मीनिंग क्या है? मॉस्लो थियरी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन नीड्स। मॉस्लो थियरी ह्यूमन नीड्स पे फोकस करता है, ह्यूमन नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन पे फोकस करता है। लेकिन हेजबर्ग थियरी जो है ना, वो मोटिवेटर्स और डिससैटिस्फायर पे फोकस करता है। सिंपल सा बात है। इसका जो बेसिस है, इसका जो बेसिस है, मॉस्लो थियरी इज बेस्ड ऑन द हायरार्की ऑफ द ह्यूमन नीड्स है। मॉस्लो मतलब कि थियरी जो है वो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स पर बेसिस है। वो ह्यूमन नीड्स को एक सेट ऑफ ह्यूमन नीड्स को क्लैरिफाई किया है, सिंपल सा बात है। लेकिन ये जो हेजबर्ग थियरी है, हेजबर्ग थियरी तो जस्ट हाइजीन फैक्टर्स और मतलब कि डिससैटिस्फैक्टर्स ये सब चीज में दिए हैं, सिंपल सा बात। ओके, तो अपने से बना बना के लिख देना। इसके बाद नेचर ऑफ मतलब कि थियरी, तो इसका इसका यहाँ पे नेचर क्या है और उसका यहाँ पे नेचर क्या है। तो मॉस्लो थियरी जो है वो सिंपल है और डिस्क्रिप्टिव है। मॉस्लो थियरी जो है वो सिंपल और डिस्क्रिप्टिव है। द थियरी इज बेस्ड ऑन लॉन्ग एक्सपीरियंस अबाउट ह्यूमन नीड्स। लेकिन जो हेजबर्ग जो थियरी है ना वो मतलब कि प्रेस्क्रिप्टिव है।
वो प्रेस्क्रिप्टिव है, वो प्रेस्क्रिप्टिव है। सिंपल सा बात करना कि मॉस्लो थियरी जो है वो सिंपल है और डिस्क्रिप्टिव है, और हेजबर्ग थियरी जो है वो प्रेस्क्रिप्टिव है। वो क्या है? प्रेस्क्रिप्टिव। इसके बाद ये लिख देना, ठीक है। इसके बाद देखिए मोटिवेटर्स। अकॉर्डिंग टू द मॉस्लोस मॉडल, एनी नीड कैन एक्ट एज ए मोटिवेटर्स प्रोवाइडेड इट इज नॉट सेटिस्फाइड, व्हाइल हेजबर्ग इज द डुअल फैक्टर्स मॉडल। ठीक है। अब आइए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आइए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। वो डिफरेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेट एंड स्टिक थियरी ऑफ मोटिवेशन। कैरेट एंड स्टिक थियरी ऑफ मोटिवेशन। कैरेट मतलब होता है दोस्तों रिवॉर्ड, और स्टिक मतलब होता है ये पनिशमेंट। कैरेट मतलब होता है रिवॉर्ड और स्टिक मतलब होता है पनिशमेंट। यानी मोटिवेशन के थियरी में ना यहां पे बोला गया है कि कैरेट का मतलब होता है रिवॉर्ड। जो इंप्लॉइज अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड दो। जो इंप्लॉइज घटिया तरीके से काम कर रहे हैं उनको पनिशमेंट दो। बस सिंपल सा बात है कि इसी को बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक थियरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कैरेट एंड स्टिक थियरी ऑफ मोटिवेशन। जरा ध्यान दो। द कैरेट एंड स्टिक थियरी ऑफ मोटिवेशन इज द मोटिवेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द यूज ऑफ रिवॉर्ड्स। कैरेट का मतलब होता है रिवॉर्ड्स, स्टिक्स का मतलब होता है ये पनिशमेंट। अगर कोई इंप्लॉय बहुत अच्छा काम किया है तो उसको कैरेट देंगे। अगर कोई इंप्लॉय घटिया तरीके से काम किया तो उसको पनिशमेंट देंगे, यानी कि स्टिक अप्रोच उसके सामने फॉलो करेंगे। सिंपल सा बात। क्लियर है? तो ये आप 2 मार्क्स के लिए लिख देना, 2 मार्क्स के लिए आएगा, हो सकता है तो लिख देना प्लीज। अब हम लोग पढ़ेंगे एमसी ग्रेगर्स थियरी एक्स एंड थियरी वाई ऑफ मोटिवेशन। एमसी ग्रेगर का थियरी एक्स एंड थियरी वाई पढ़ेंगे। आइए आइए जरा ध्यान दीजिए, एमसी ग्रेगर्स का थियरी एक्स और थियरी वाई हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? जरा ध्यान दीजिए जी। थियरी एक्स का मतलब क्या होता है? थियरी एक्स, द व्यू पोर्ट्रेट्स एम्प्लॉइज आर इनहेरिटेंटली लेजी। यानी कि यहां पे बोला गया है थियरी एक्स के जो भी एम्प्लॉइज है वो नालायक हैं, वो लेजी हैं, वो जब तब काम को टालते रहते हैं। सिंपल सा बात है। थियरी एक्स और थियरी वाई समझो, मैं समझा रहा हूं। यहां पे बोला गया है थियरी एक्स के जो एम्प्लॉइज रहते हैं ना वो बहुत नालायक रहते हैं, वो बहुत लेजी रहते हैं, उनके पास कोई एम्बिशन नहीं रहता है और वो हमेशा काम को टालने की कोशिश करते हैं। और थियरी वाई के जो एम्प्लॉइज रहते हैं वो हमेशा मोटिवेटेड, क्रिएटिविटी और एंजॉय करते हैं काम को। वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, वो हमेशा क्रिएटिव रहते हैं और हमेशा काम को क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। थियरी एक्स के जो एम्प्लॉय रहते हैं लेजी रहते हैं, एम्बिशन नहीं रहता उनका, हमेशा काम को टालते रहते हैं। और थियरी वाई के जो एम्प्लॉय रहते हैं वो मोटिवेटेड, क्रिएटिव और हमेशा काम को वो एंजॉय करते हैं। तो यहां पे यही बोला गया है कि अगर तुम्हारा एम्प्लॉय थियरी एक्स का है तो उस पर बहुत बारीकी से ध्यान दो, उसको कंट्रोल करो, उसको डायरेक्ट करो, उसको कोर्स करो, उसको पनिशमेंट दो जिससे वो गलती को वापस ना दोहराए। उसको क्या करो? उसको पनिशमेंट दो जिससे वो गलती को वापस ना दोहराए। ठीक है? उसे ऐसा कुछ, उस पे ऐसा कुछ मतलब कि ध्यान दो कि वो अपना सारा का सारा काम बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। सिंपल सा बात है। और थियरी वाई का तो कुछ करना नहीं है। थियरी वाई का तो ऑफ कोर्स हमेशा मैनेजर्स को उस पर बिलीव रखना चाहिए और मैनेजर को उस पर थोड़ा सा कम छूट देना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पे क्या बोला गया है देखिए, जरा आप ध्यान से पढ़िए इसको। द व्यू पोर्ट्रेट्स एम्प्लॉइज आर इनहेरिटेंटली लेजी, लैकिंग एम्बिशन एंड अवॉइडिंग वर्क विद मतलब कि व्हेनेवर पॉलिसी। According to the theory X, peoples need to be controlled, directed, and coerced into the performing the job. Managers who adhere to theory X, it tends to adopt auto मतलब कि authoritarian leadership। यानी यहां पे ये बोला गया है कि जो थियरी एक्स का जो एम्प्लॉइज है उन पे ना ऑटोक्रेटिक लीडरशिप लगाओ, उन पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप लगाओ। सिंपल सा बात है। बिकॉज वो लेजी है ना, बिकॉज वो लेजी है तो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, उनको मैनेजर को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। और थियरी वाई के जो एम्प्लॉइज हैं वो बहुत मोटिवेटेड है, क्रिएटिव है, एंजॉय करते हैं काम को, इसीलिए उन पे ना डेमोक्रेटिक लीडरशिप लगाओ, उन पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप लगाओ। सिंपल सा बात यही बोला गया है।
कि थियरी वाई के जो एम्प्लॉयज हैं उनको थोड़ा सा छूट दो और थियरी एक्स के जो एम्प्लॉयज हैं उन पे थोड़ा सा चाप बढ़ाओ, बस क्या दिक्कत है? क्लियर है? अब देखिए, अब यहां पे डिफरेंस भी लिखा हुआ है यहां पे। थियरी एक्स के एम्प्लॉयज देखिए, इनहेरिटेंस डिसलाइक फॉर द वर्क, थियरी एक्स के जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो काम करना पसंद नहीं करते हैं, और थियरी वाई के जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो काम करना पसंद करते हैं। सिंपल सा बात है, उनके लिए वर्क जो है वो नेचुरल रहता है। इसके बाद अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। थियरी एक्स के जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं और ये हमेशा एक ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लैक क्रिएटिविटी एंड रेजिस्ट चेंज, तो हमेशा क्रिएटिविटी को लैक करते हैं, चेंज लाते हैं अपने, क्रिएटिविटी वाइडली स्प्रेड। ठीक है? पीपल लैक सेल्फ मोटिवेशन, पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड। यहाँ पे पीपल यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन पूछते रहते हैं कि भैया मोटिवेशन कहाँ है, मोटिवेशन कहाँ है। थियरी एक्स के जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो निशुद्ध नालायक रहते हैं, वो मोटिवेशन खोजते रहते हैं कि मोटिवेशन कहाँ है, और थियरी वाई के जो एम्प्लॉयज है वो ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड रहते ही हैं। सिंपल सा बात है। ठीक है? क्लियर है? तो थियरी एक्स और थियरी वाई आप लोग पढ़ लेना बहुत अच्छे से, समझा दिया हूं। थियरी एक्स के जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो लेजी रहते हैं, उनको काम करना कोई पसंद नहीं रहता है, उनका कोई एम्बिशन नहीं रहता है, और थियरी वाई के जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो थोड़ा सा क्रिएटिव रहते हैं, इनोवेटिव रहते हैं और काम करना जिनको पसंद आता है। क्लियर है? ओके। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्रिटिसिज्म ऑफ एमसी ग्रिगर्स थ्योरी, इसको आप पढ़ोगे आराम से, आराम से घर में आप रीड कर लोगे, समझ जाओगे। ठीक है? मैं ऊपर ऊपर से समझा देता हूं। सबसे पहले ओवर सिंप्लीफिकेशन, ये थियरी को कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया गया, ये थियरी को कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया गया। इसके बाद ये कल्चरल बायस है, हर कोई इसको फॉलो नहीं करता है, हर कोई ये थियरी को फॉलो नहीं करता। कौन सा थियरी को? एमसी ग्रेगर्स थियरी को हर कोई फॉलो नहीं करता है। इसके बाद लैक ऑफ एम्पीरियल एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है इस थियरी का, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है इस थियरी का। और ये मतलब कि बहुत ये दिखाता है। ठीक है? क्रिटिक्स सजेस्ट दैट द मैनेजर्स में यूज थियरी वाई प्रिंसिपल एज ए गाइड, बहुत मतलब कि बायसनेस दिखाता है ये। ठीक है? बहुत बायसनेस दिखाता है, और ये एक मतलब कि द थियरी प्रेजेंट मतलब कि overlooking the possibility of the continuum between the theory X and theory Y। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेजबर्ग थियरी का क्रिटिसिज्म आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं। आइए कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज द एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एक्टिविटी और ए ग्रुप। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बढ़ाना। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तब आप सीक्वेंस वाइज कोई काम करोगे। आप कोई एक्टिविटीज जब परफॉर्म कर रहे हो तब आप सारे के सारे जन सीक्वेंस वाइज एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, अपने एक्ट को सिंक्रोनाइज करोगे ताकि आप सब लोग एक कॉमन गोल के लिए काम कर सको। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल्स रहता है वो कॉमन रहता है। एक कॉमन गोल के लिए सारे के सारे जन अपने एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करेंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्टिविटीज तो करेंगे, लेकिन उसी एक्टिविटी को इंटीग्रेट किया जाता है, इंटीग्रेट करके एक कॉमन गोल के लिए बनाया जाता है। सिंपल सा बात है। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज। बहुत सारे एक्टिविटीज को आप सिंक्रोनाइज कर रहे हो, आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ताकि आप सब मिलके साथ मिलके काम कर सको, ताकि एक कॉमन गोल को आप अचीव कर पाओ। क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसके बाद बात करेंगे फीचर्स का, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन का बात करेंगे, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन का बात करेंगे, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन का बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन करने से हार्मनी मिलता है। सिंपल सा बात है। कोऑर्डिनेशन का मेन उद्देश्य क्या है? हार्मनी। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स दैट डिफरेंट एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप कंप्लीमेंट ईच अदर रेदर देन कॉन्फ्लिक्टिंग। कोऑर्डिनेशन इसीलिए किया जाता है कि डिफरेंट जो एक्टिविटीज है उस वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर पाए, जिससे झगड़े वगैरह ना हो, जिससे सब कोई प्यार मोहब्बत से अपना काम करे। सिंपल सा बात है। इसके बाद इंटीग्रेशन, बहुत सारे जो फंक्शंस रहते हैं, टास्क रहते हैं, रिसोर्स रहते हैं, सबको एक साथ लाया जाता है और सबको इंटीग्रेट किया जाता है। इसी को तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। रिसोर्सेस जो होते हैं, फंक्शंस होते हैं, टास्क होते हैं,
सारे के सारे चीज को एक साथ लाके जोड़ा जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, इसी को तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। इसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है कोऑर्डिनेशन में। अगर आपको इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन करना है तो क्लियर कम्युनिकेशन तो भैया करना पड़ेगा, हर किसी के साथ क्लियरली बात तो करना पड़ेगा, हर किसी को क्लियरली अपना रोल्स तो बताना पड़ेगा कि बाद में जाके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या तो कन्फ्लिक्ट ना आए, बाद में जाके किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग तो ना आए कि भाई मेरा काम क्या था, मेरा काम क्या था, मेरा काम क्या था तो उसका काम क्या था, ऐसा वाला कन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए। क्लियर है? आगे देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोऑर्डिनेशन अलाउज फॉर अडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया तो उसको आप अडेप्ट कर सकते हो, उस अडेप्ट करने के बाद आप कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो उसका। ठीक है, इसके बाद एफिशिएंसी, इट एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस बाय मिनिमाइजिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन एंड स्ट्रीमलाइनिंग वर्कफ्लो। कोऑर्डिनेशन में क्या, अपना एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन करके ना ऑपरेशंस का एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं, सिंपल सा बात है। ठीक है, एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर एफिशिएंसी बढ़ सकता है तो कोऑपरेशन भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन ये चीज पे फोकस करता है कि सब कोई कोऑपरेटिव तरीके से काम कर पाए, सब कोई कोलैबोरेटिव तरीके से काम कर पाए। जब मुझे उसकी जरूरत पड़े तो ऑफ कोर्स वो भी आए, जब उसकी मुझे मतलब कि नीड पड़े तब मैं भी जाऊं वहां पे। सब कोई कोऑपरेट तरीके से काम कर पाए, सब कोई कोऑपरेट करे, सब किसी का काम करे। और ये है मतलब कि कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन जो है ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए होता है, जिसको रेगुलर इवैल्यूएशन चाहिए होता है, सिंपल सा बात है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस। आइए, अब जस्ट 5 मिनट बचा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दे दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी यहां पे अगर आपको इंपॉर्टेंस बोल दिया जाए, आपका बोले कि भैया कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस बोल दो, तो आप क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन से आप बहुत सारे एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल, सारे के सारे एफर्ट्स को, सारे के सारे रिसोर्सेज को एक साथ ला सकते हो, इसी को तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स कहां पे पॉसिबल है? कोऑर्डिनेशन में पॉसिबल है। क्लियर है? इसके बाद अगर आपको गोल अलाइनमेंट करना है, गोल अलाइनमेंट मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स हेल्प अलाइन इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंटल गोल्स। इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंटल गोल्स अगर आपको अलाइन करना है तो आपको कोऑर्डिनेशन ही करना पड़ेगा। इंश्योरिंग दैट एवरीवन वर्क्स टुवर्ड्स द सेम ओवरआर्चिंग गोल्स। ठीक है, सारे के सारे जन एक ही गोल्स के लिए काम कर रहे हैं। गोल अलाइनमेंट मतलब क्या होता है कि सारे के सारे जन यही इंश्योर करना कि सब के सब जन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, सारे के सारे जन सेम गोल्स के लिए काम कर रहे हैं। ओके, इसके बाद मतलब कि कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कोई झगड़ा वगैरह हो तो उसको रिजॉल्व करवाता है कोऑर्डिनेशन। झगड़ा हो तो उसको रिजॉल्व करवाता है मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमाइजेशन मतलब कि मिनिमाइजिंग कन्फ्लिक्ट एंड प्रमोटिंग कॉर्पोरेशन। सिंपल सा बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करवाता है और कॉर्पोरेशन को बढ़ाता है। सिंपल सा बात है, जिससे हर एक जन एक दूसरा का हेल्प करे, कोई झगड़ा ना करे। सिंपल सा बात। इसके बाद इनहैंसिंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कोऑर्डिनेशन एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे एक वर्कर का एफिशिएंसी बढ़ पाए, जिससे एक वर्कर का प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। ठीक है, जिससे एक वर्कर का एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। अडेप्टेबिलिटी पे फोकस करता है। कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में मान लीजिए कुछ चेंजेस आया है, बिजनेस एनवायरनमेंट में मान लीजिए कुछ चेंजेस आया है, अगर आपके बिजनेस को चेंज का रिक्वायरमेंट है तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हो पाएगा, वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हो पाएगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंजेस आया है, अगर आपको चेंज का रिक्वायरमेंट है तो वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही क्या हो पाएगा? हो पाएगा। सिंपल सा बात है। एंड इसके बाद प्रमोटिंग कोलैबोरेशन। प्रमोटिंग कोलैबोरेशन मतलब कोऑर्डिनेशन में हम लोग साथ मिलके काम करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं। कोलैबोरेशन को ये प्रमोट करता है।
ये टीम वर्क को प्रमोट करता है कि सब एक साथ मिलकर काम करो, काम बेहतर होगा। क्लियर हो गया, बस बात खत्म। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जरा सुन लो, जरा सुन लो, बस बात खत्म। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन का। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल्स क्या है, क्या है प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन का, पूछ सकता है। सबसे पहले यूनिटी ऑफ कमांड। कोऑर्डिनेशन फोकस करता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक बॉस अगर रहेगा, एक मतलब एक सबऑर्डिनेट के लिए एक बॉस ही रहना चाहिए। सिंपल सा बात है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, एक सबऑर्डिनेट के लिए, एक नौकर के लिए एक ही मालिक रहना चाहिए। एक नौकर के लिए एक ही मालिक रहना चाहिए। मान लो मेरे 4 बॉस है, फिर मैं कैसे करूंगा काम, किसका किसका बात को फॉलो करूंगा। मेरा एक ही बॉस रहना चाहिए, मैं एक ही का बात को फॉलो करूंगा। सिंपल सा बात है। कोऑर्डिनेशन ये बोलता है, यूनिटी ऑफ कमांड वाला अप्रोच को फॉलो करता है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन अर्ली बिगिनिंग पे फोकस करता है। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ अर्लियर द बेटर। जितना जल्दी से जल्दी वो प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए उतना ज्यादा अच्छा है। सिंपल सा बात है। यहां पे क्या बोला गया, अर्ली बिगिनिंग। इसका मतलब जितना जल्दी से जल्दी कोई चीज को फॉलो किया जाए वो बढ़िया है। इस चीज पे फोकस करता है कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन का सेकंड प्रिंसिपल है, अर्ली बिगिनिंग। इसके बाद कोऑर्डिनेशन स्केलर चेन पे फोकस करता है। स्केलर चेन मतलब ए सीधा बी को रिपोर्ट करेगा, बी सी को रिपोर्ट करेगा, सी डी को रिपोर्ट करेगा, डी ई को रिपोर्ट करेगा। तो इट रेफर्स टू द चेन और लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजर एंड लोअर लेवल मैनेजर। टॉप से लोअर लेवल मैनेजर का जो लिंक रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर चेन। ठीक है, मतलब ए यहाँ पे डायरेक्टली डी से बात नहीं कर सकता। ए को यहाँ पे सबसे पहले बी के पास जाना पड़ेगा, बी सी के पास जाएगा, सी डी के पास जाएगा। तो इट रेफर्स टू द चेन और लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजर्स एंड लोअर मैनेजर्स। इट इज द हायरार्की ऑफ द लेवल्स वेयर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। सिंपल, क्लियर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कोऑर्डिनेशन जो है एक मतलब कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा ऑन गोइंग रहता है, हमेशा चलता रहता है, 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 चलता रहता है। तो कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट मस्ट बी कंटिन्यूअसली कैरिड आउट एट ऑल लेवल्स। यही है प्रिंसिपल। इसके बाद देखिए स्पैन ऑफ मतलब कि मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट ए मैनेजर कैन मैनेज इफेक्टिवली। कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी है, जहां पे एक सुपीरियर कितने अपने सबऑर्डिनेट को मैनेज कर सकता है, एक बार में एक सुपीरियर कितना सबऑर्डिनेट को मैनेज कर सकता है, वो चीज बताता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। वो चीज क्या बताता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो यही ये भी है कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल ही। इसके बाद मतलब कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो डायरेक्ट और पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट कैन अचीव बेटर कोऑर्डिनेशन। अगर मैनेजर के पास, अगर मैनेजर और सबऑर्डिनेट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो और पर्सनल कॉन्टैक्ट हो तो बेटर कोऑर्डिनेशन होगा ही होगा। बेटर कोऑर्डिनेशन क्या होगा ही होगा। तो यही सब था प्रिंसिपल्स। ओके, तो आप ये मतलब कि बचे हुए प्रिंसिपल्स अपने से पढ़ लेना और बस कोऑर्डिनेशन और मोटिवेशन वाला चैप्टर हम लोग कवर कर लिए, बहुत अच्छे तरीके से कवर किए, बहुत मेहनत की है तुम्हारे लिए वन शॉट में, इसलिए एक लाइक तो बनता है भैया। और फटाफट से इसको प्रिपेयर कर लो, इसको देख लो अच्छे से, सारे के सारे वन शॉट को देख लो, एक भी वन शॉट को छोड़ना मत। और कल हम तुम्हारे लिए 2 से 3 घंटा का मैराथन रिकॉर्ड करेंगे, बस वो फाइनल रहेगा। 2 से 3 घंटा का मैराथन देख लेना और बस नोट्स वगैरह पढ़ो, संजीवनी बूटी पढ़ो और एक कमेंट जरूर कर देना। जाने के टाइम में एक कमेंट जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत, इतना मेहनत भाई कोई नहीं करता सीरियसली। क्लियर है। तो एक आप जाने के टाइम में मतलब कि कमेंट जरूर कर देना। तो आपको बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, आपने वन शॉट अटेंड किया। और हाँ, कल 14 को मैराथन जरूर अटेंड कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।